रुकिए, 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 ज़रा दिल थाम कर रुकिए तो सही, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लाखों रुपए बचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको धुलेरा से रिलेटेड वो बातें बताने वाला हूँ, जो शायद ही आपको किसी प्रॉपर्टी एडवाइज़र ने कभी बताई होंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि धुलेरा आखिर है क्या? इसका पूरा मास्टर प्लान क्या है? कहाँ हो रही है असली डेवलपमेंट? कहाँ आने वाली है इंडस्ट्रीज़, सेमीकंडक्टर प्लांट, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी? और सबसे बड़ा सवाल, पूरे धुलेरा में वो कौन-सी लोकेशंस हैं जिनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ धुलेरा दिखाऊंगा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान भाषा में, बिना किसी मार्केटिंग के, वो भी सिर्फ फैक्ट्स के साथ। और दोस्तों मैं आपको एक बात की गारंटी ज़रूर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद धुलेरा के नाम पर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और दूसरी वीडियो आपको कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी धुलेरा को जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धुलेरा की पूरी कहानी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला, धुलेरा आखिर है क्या? दूसरा, सरकार इसको बना क्यों रही है? और तीसरा, हम कौन हैं? सबसे पहले समझते हैं दोस्तों धुलेरा है क्या? दोस्तों धुलेरा भारत की पहली प्लान्ड ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, जिसको भारत सरकार बिल्कुल स्क्रैच से बना रही है। स्क्रैच बोले तो दोस्तों हमें पहले से पता है कि कहाँ कौन-सी चीज़ आनी है। सरकार ने ज़ीरो वाली ज़मीन उठाई और वहाँ पर बताया यहाँ पर रेसिडेंशियल ज़ोन आएगा, यहाँ इंडस्ट्रियल ज़ोन आएगा, यहाँ कमर्शियल ज़ोन आएगा, यहाँ सोलर पार्क आएँगे, यहाँ पार्क आएगा, यहाँ नदी आएगी। ए टू ज़ेड चीज़ें सरकार ने वेल प्लान्ड पहले से की हुई हैं। अब जब सरकार को दोस्तों सब कुछ ज़ीरो से यानी कि स्क्रैच से बनाना ही था, तो सरकार ने इसको हाई-टेक बनाया, सस्टेनेबल बनाया और ग्लोबली कनेक्टेड बनाया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे दुबई, सिंगापुर और शंघाई को डेवलप किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं धुलेरा नज़र कैसे आता है। तो दोस्तों ये आप फ़ोटो देख पा रहे होंगे, ये धुलेरा की एक फ़ोटो है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ आपको एक 100 डेढ़ 100 गज का प्लॉट लेना है, तो क्या यहाँ पर आपके अभी कोई इमोशंस आ पा रहे हैं प्लॉट लेने को लेके? शायद दोस्तों नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये धुलेरा नहीं है, बल्कि दुबई की 30 साल पुरानी फ़ोटो है, जो कि कुछ आज ऐसा नज़र आता है। अगर मैं दोस्तों बात करूँ, आज से 30 साल पहले दुबई कुछ ऐसा नज़र आता आया करता था और आज कुछ ऐसा नज़र आया करता है। दोस्तों 30 साल पहले भी दुबई में पैसा डालने वाले लोग हुआ करते थे, इन्वेस्टमेंट वाले लोग रहे थे और आज भी बहुत सारे लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट डालने वाले लोग कौन रहे होंगे? ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों, आपके और हमारी तरह ही लोग रहे होंगे। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है दोस्तों, उन 30 साल पहले जो लोग रहे होंगे, उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आने वाले 25, 30, 40 सालों के अंदर कुछ ऐसा पॉसिबल है। इसी वजह से उन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट डाला और नतीजा ये रहा कि दोस्तों पिछले 20 साल का रिटेल इन्वेस्टर का डेटा ये बोलता है कि पिछले 20 सालों के अंदर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा दुबई के अंदर 50 गुना हुआ है। और ऐसा सिर्फ़ दुबई में नहीं हुआ, बल्कि शेंज़ेन, जिसको चाइना की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, जो मछुआरों का एक छोटा-सा गाँव हुआ करता था, लेकिन आज के समय में चाइना की सिलिकॉन वैली, चाइना में सबसे ज़्यादा जीडीपी क्रिएट करने वाली एक सिटी में से आता है। दोस्तों यहाँ रिटेल इन्वेस्टर का पैसा पिछले 20 सालों के अंदर 70 गुना हुआ है और ऐसा शेंज़ेन के अंदर ही नहीं, बल्कि भारत के अपने शहर गुड़गाँव के अंदर भी हुआ है। दोस्तों आपने देखा होगा कि आज से 25 से 30 साल पहले गुड़गाँव बिल्कुल एक खाली जगह हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पे वहाँ पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है और इतना ही नहीं, आज के समय में गुड़गाँव को भारत की कॉर्पोरेट कैपिटल भी बोला जाता है और यहाँ रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 30 से 35 गुना हुआ है। अब दोस्तों अगर हम बात करें धुलेरा के बारे में, तो धुलेरा में क्या पोटेंशियल है? तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि अगर हम धुलेरा और उसके आस-पास की जगह में इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले 10 सालों के अंदर वहाँ की ज़मीन के भाव 20 से 30 गुना भी जा सकते हैं। लेकिन हम बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे और ये डिसीज़न लेंगे कि सच में वहाँ के रेट 20-25 गुना छोड़िए, क्या 10 सालों में 10 गुना हो पाएँगे? और दोस्तों ये डिसीज़न आपका रहेगा, आने वाली इस वीडियो के अंदर आपको डिसाइड करना है, क्या सच में ये रेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि दोस्तों ऐसे कौन से कारण होते हैं जो किसी भी एरिया की या किसी भी लैंड के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। दोस्तों कहा ये जाता है कोई भी ज़मीन खुद महंगी नहीं होती है, बल्कि उसके आस-पास की सराउंडिंग उसको अपने आप महँगा कर देती है। जैसे कि मान के चलिए आपकी कहीं 1 बीघा ज़मीन है और उसके बगल में एक हॉस्पिटल आ गया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ज़मीन की भी रेट बढ़ा देगा, वो भी आपकी ज़मीन पड़े-पड़े उसके रेट बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों लेकिन फिर भी 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं किसी भी ज़मीन के रेट बढ़ाने में। पहली चीज़ होती है कनेक्टिविटी और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। आज के समय में अगर हम गुड़गाँव को उठाएँ, तो गुड़गाँव में आस-पास के 50 से 100 किलोमीटर के लोग वहाँ पर नौकरी करने आते हैं। चाहे मैं नोएडा की बात कर लूँ, चाहे मैं गाज़ियाबाद की बात कर लूँ, चाहे मैं हरियाणा की बात कर लूँ, चाहे मैं मेरठ की बात कर लूँ। मेरठ से भी लोग बाग गुड़गाँव अप डाउन करते हैं। पहला रीज़न ये होता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी, अगर उसकी कनेक्टिविटी बाकी आस-पास के एरिया से अच्छी है, तो वहाँ के भाव, वहाँ के ज़मीन के रेट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाते हैं। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे, क्या धुलेरा में एम्प्लॉयमेंट और कनेक्टिविटी बेहतर होगी या नहीं होगी?
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगला सवाल ये उठता है कि भारत सरकार इसको बना ही क्यों रही है? तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो एक ही उद्देश्य है, भारत को डेवलप बनाना। अब दोस्तों जब 2008-9 के अंदर जब भारत को डेवलप बनाने की बात हो रही थी, तो उस समय सरकार ने डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया को तो एक साथ डेवलप नहीं कर सकते, तो इसको कुछ नोड्स में बाँटते हैं। इसमें एक नोड उठाया गया दोस्तों दिल्ली से लेके मुंबई तक का, जिसको आज के समय में हम दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। ये जो आप रेड लाइन देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, और ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनका नाम है एकॉम और जैकब्स। ये वही हैं जिन्होंने दुबई जैसे सिटीज़ को बसाया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, डीएमआईसी भारत के 6 राज्यों से होता हुआ गुजरता है, और धुलेरा इसी डीएमआईसी का एक छोटा सा पार्ट है। दोस्तों जो 6 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। आगे बात करते हैं, धुलेरा और डीएमआईसी को बनाने के सरकार के 2 मुख्य कारण थे। पहला, भारत में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना, दूसरा भारत में प्रोडक्शन अच्छा करना। सिंपल भाषा में बात करूँ, मान के चलिए किसी भी कंपनी ने कोई माल बनाया, तो उसका आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो पाए। तो इसके लिए इन्होंने रोडें अच्छी बनानी है, रोड ट्रेन की कैपेसिटी अच्छी करनी है, फ्लाइट अच्छी करनी है, और सी पोर्ट की सुविधा अच्छी करनी है। इन चारों चीज़ों पे ज़ोर देना। दूसरी चीज़, आज के समय में दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, क्यों ना ये भारत में ही बनने लग जाएं, ताकि भारत का पैसा भारत में ही रहे। तो इन 2 उद्देश्यों के साथ डीएमआईसी और धुलेरा की नींव रखी गई थी। ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों 4 चीज़ें आती हैं जो धुलेरा की एक्सटर्नल कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए, इसको देश और विदेश से जोड़ने के लिए सरकार ने किया। सबसे पहले बनाई दोस्तों रोड। इन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक एक्सप्रेसवे डेवलप किया, जो कि आज के समय में तकरीबन 70% ऑपरेशनल है। इसने क्या किया दोस्तों, ये एक सिंगल 1480 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे है, जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जो 24 घंटे का टाइम हुआ करता था, उसको तकरीबन 12 घंटे में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, लाइव फोटो है दिल्ली से जयपुर। हाँ, आज के समय पे हम इसी रोड से जाते हैं, जो कि 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। गुड़गांव टू से अलवर हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और लगभग जो गोधरा वाला सेक्शन है, गुजरात का सेक्शन भी, वो 100% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेल के ऊपर। दोस्तों भारत में 2 तरह की रेलगाड़ी चलती हैं। पहली है पैसेंजर गाड़ी और दूसरी है मालगाड़ी। दोस्तों आपने जब पैसेंजर गाड़ी में सफ़र किया होगा, तो आपने ये देखा होगा कि सिग्नल पर हमें बहुत बार मालगाड़ी खड़ी हुई नज़र आती है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर गाड़ी की वजह से वो सिग्नल नहीं मिल पाता है। तो सरकार मालगाड़ी को खड़ा कर देती है और पैसेंजर गाड़ी को आगे भेज देती है। तो सरकार ने ये प्रॉब्लम को देखा, और दोस्तों सरकार ने नींव रखी डीएफसी की, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये क्या है दोस्तों? सरकार ने बोला दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो ऑलरेडी पटरियां बिछी हुई हैं, इनके बाजू में हम 2 पटरियां और बिछाते हैं, एक जाने के लिए और एक आने के लिए, और इस पर सिर्फ मालगाड़ी चलेगी। अब जब दोस्तों बनानी ही थी, तो सरकार ने हैवी ड्यूटी ट्रैक्स बनाए और डबल कैपेसिटी के बनाए। नतीजा ये रहा, आज के समय में भारत में डबल डेकर मालगाड़ी भी चलती है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, जो बिना किसी स्टॉप के चलती रहती है। दोस्तों पहले मालगाड़ी की कैपेसिटी मात्र 5000 टन के आसपास हुआ करती थी, जिसको बढ़ाकर अभी 13000 टन कर दिया गया है। और दोस्तों तकरीबन हम हर साल 800 से 1000 मिलियन टन ही माल ढो पाते थे, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में मुझे बताते हुए गर्व महसूस होता है कि हमने तकरीबन 60% ज़्यादा, यानी कि 1600 मिलियन टन माल ढोया है। ये 19 नवंबर तक का डेटा है, जो हमने 1000 मिलियन टन का आंकड़ा टच किया था। उसके बाद दोस्तों सवाल ये उठता है कि सरकार एयरपोर्ट और सीपोर्ट कहाँ बनेगी, यानी कि स्मार्ट सिटी बेसिकली कहाँ डेवलप करेगी। तो दोस्तों डीएमआईसी के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र ही ऐसे स्टेट थे जहाँ पर समुद्र लगता था। तो इन दोनों में से किसी एक राज्य को चूज़ करना था, तो सरकार ने चूज़ किया गुजरात को। अब गुजरात को चूज़ करने के बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीज़न ये भी था कि उस समय भारत की जीडीपी का 8% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ गुजरात से आता था। 40% टोटल कार्गो हैंडलिंग गुजरात से होती थी, यानी कि अगर 100 समुद्री जहाज या 100 कंटेनर भारत से बाहर जा रहे हैं, तो उसमें से 40 तो गुजरात से ही जाते थे। 20% टोटल एक्सपोर्ट्स गुजरात से होता था, और 21% के आसपास का जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट भारत में है, वो गुजरात से आता था। तो कुछ इन रीजंस की वजह से गुजरात को चूज़ किया गया। अब सवाल उठता है गुजरात में भी कहाँ? तो दोस्तों आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन या मोहनजोदाड़ो के बारे में, लोथल के बारे में कभी ना कभी तो सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, ये पूरे विश्व का आज से 4500 से 5000 साल पहले ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड हब हुआ करता था, जो कि कुछ कारणवश जो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों सरकार कोई नई जगह नहीं बना रही है, बल्कि पुरानी एक जगह को ही रिवाइव कर रही है। सरकार ने लोथल उसी जगह को चुना, और वहाँ पर एक गाँव को चूज़ किया गया, जिसको दोस्तों हम धुलेरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों
धोलेरा एक छोटा-सा गाँव हुआ करता था। सरकार ने 2015 के अंदर इसके अंदर 32 गाँव जोड़कर टोटल 33 गाँव के एक तालुका बनाई, जिसको आज के समय में हम धोलेरा के अंदर जानते हैं। जिसको दोस्तों 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। आप यहाँ पर कलरफुल पार्ट में देख पा रहे होंगे, एक आप कलरफुल पार्ट देख पा रहे होंगे और एक ग्रे पार्ट देख पा रहे होंगे। ये टोटल धोलेरा ही है। जो ग्रे पार्ट है, ये 11 गाँव हैं जो फ्री होल्ड एरिया के अंदर आते हैं और ये जो 22 गाँव हैं, इनको हम बोलते हैं धोलेरा एसआईआर। आप हमेशा 2 टर्म सुनेंगे, धोलेरा और धोलेरा एसआईआर। ये एसआईआर क्या है? ये है स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट। ये क्या है दोस्तों, समझाना चाहूँगा। दोस्तों देखा जाए दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक है रिटेल इन्वेस्टर और एक है इंडस्ट्रियलिस्ट। मान के चलिए आप और मैं, दोस्तों हमारी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आप हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, उनकी शुरुआत 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ से होती है। तो उस समय जब धोलेरा की नींव रखी जा रही थी, तो 2008-9 में इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सवाल पूछा कि हमारी सेफ्टी का क्या? मान के चलिए आज आपने कोई प्रोजेक्ट प्रपोज किया और कल को ये आपकी सरकार चली गई, तो दूसरी सरकार आएगी, वो बोलेगी जी या तो इस प्रोजेक्ट पर कांटा मारो या भैया इसको अपना नाम देने की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक एक्ट प्रपोज किया था, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009। दोस्तों ये एक्ट क्या करता है, ये किसी भी जगह को पॉलिटिकल इश्यू से बाहर कर देता है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट वहां पर आ जाए, इसका कोई प्रभाव इस एरिया पर नहीं पड़ने वाला है। और ये दोस्तों वही एक्ट है जो लंदन जैसी सिटीज़, लंदन बोल रहा हूँ, दुबई जैसी सिटी और शेंज़न जैसी सिटीज़ में लगा है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, शुरुआत में हमने बोला था कि धोलेरा में अंदाज़ा लगाया जा रहा है या हम देखेंगे कि आने वाले 10 सालों के अंदर क्या वहाँ के रेट 10 गुना हो पाएँगे। लेकिन अभी तक हमने इस टॉपिक पे बात नहीं करी है, अब हम प्रॉपर बात करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों अगर मैं धोलेरा की बात करूँ, ये अहमदाबाद से मात्र आज के समय में 71 किलोमीटर की दूरी पे है, भावनगर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे, वडोदरा से 130 किलोमीटर की दूरी पे, राजकोट से 170 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर मैं कनेक्टिविटी पे आऊँ दोस्तों, तो सरकार यहाँ पर लेके आई है 45 मिनट रिवॉल्यूशन। इसके लिए सरकार ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर प्रपोज किया धोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की दोस्तों सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है और पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैसेंजर एयरपोर्ट बनने वाला है। ये जो आप फोटोज देख पा रहे हैं, ये पिछले साल की फोटो हैं, 2025 की फोटोज आप ये देख पा रहे हैं। और कमाल की बात यह है दोस्तों, ये 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा एट एनी कॉस्ट। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी फ्लाइट टेस्टिंग हो चुकी है। ये लास्ट ईयर में यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई थी, ये तब की फोटो है। आज के समय में टर्मिनल बिल्डिंग्स का काम तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है। ये जून 2025 की आप फोटो देख पा रहे हो। यहाँ पर 2 रनवे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हो चुकी है, टी-सेट आवर्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कहीं भी जब एयरपोर्ट आता है तो आस-पास के 5 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाते हैं। चाहे मैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करूँ, चाहे मैं जेवर एयरपोर्ट की बात करूँ या कोई भी जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ के आस-पास के एयरपोर्ट के आप रेटों को उठा के देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे की दोस्तों सबसे खास बात ये है, ये पूरे भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है, यानी कि 250 मीटर चौड़ा। 250 मीटर बोले तो 800 फीट चौड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि आज के समय में 100% ऑपरेशनल है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं दोस्तों, इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 8 के नाम से जाना जाता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक का जो टोटल एरिया है, ये 250 मीटर यानी कि 800 फीट है। ऑलरेडी 4 लेन कंप्लीट हो चुके हैं, ऑपरेशनल है। फर्दर फ्यूचर में अगर एक्सपेंडेबल की जरूरत पड़ी तो यहाँ भी एक्सपेंड किया जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और दोस्तों बीच में जो जगह छोड़ी गई है, वो छोड़ी गई है आने वाली वंदे मेट्रो के लिए। कमाल की बात दोस्तों ये है, जब भी एक्सप्रेसवे डेवलप होता है तो आसपास के ज़मीन के रेट आपको पता है आसमान ऑलरेडी छू जाते हैं, तो यहाँ पर रेट ऑलरेडी अप्रिशिएटिंग मोड में ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जब भी मेट्रो आती है तो मेट्रो हमेशा 3 बार में रेट बढ़ाती है। पहला तब जब अनाउंसमेंट होती है, तो दोस्तों अनाउंसमेंट लगभग 5-6 महीने पहले हो चुकी है। दूसरा तब जब काम शुरू होता है, तो दोस्तों आने वाले 3-4 महीने के अंदर आप यहाँ पर काम होता हुआ शुरू होते देख पाएंगे। और तीसरी तब दोस्तों जब वहाँ वो ऑपरेशनल हो जाती है, तो दोस्तों आने वाले 4 साल के अंदर आप इसको ऑपरेशनल होता हुआ देखेंगे धोलेरा के अंदर। कौन सी मेट्रो आ रही है दोस्तों, इसका नाम है वंदे मेट्रो, जिसको अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल के नाम से जाना जाएगा। और कमाल की बात यह है, ये भारत की सबसे फास्टेस्ट रैपिड रेल होगी, जिसकी टॉप स्पीड होगी 200 किलोमीटर, 220 किलोमीटर एग्जैक्ट बताऊं तो 220 किलोमीटर पर आवर की। दोस्तों फर्स्ट फेज के अंदर 134 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक बनाया जा रहा है, जो कि अहमदाबाद से लेकर धोलेरा की जर्नी मात्र 48 मिनट करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर धोलेरा सीपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पर इसको बड़ा किया जा रहा है, पीपावाव सीपोर्ट को ऑलरेडी नेक्स्ट सिंगापुर ऑफ इंडिया विजन के साथ यहाँ पर काम हो रहा है जोरों शोरों से। उसके बाद दोस्तों रेट बढ़ाती हैं सर इंडस्ट्रीज़ दोस्तों। चाहे मैं इंडस्ट्रीज़ की एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, अब इसके लिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही हैं दोस्तों, सबसे पहले आ रही है टाटा इंडस्ट्रीज़, टाटा ग्रुप।
टाटा ने अनाउंसमेंट किया था दोस्तों पिछले 2 साल पहले 2024 के अंदर कि वो भारत का पहला सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे जो कि रॉ से भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सिंपल भाषा में दोस्तों आपको बताऊं तो कोई भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस अपने आसपास में देखिए, चाहे लैपटॉप हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, मतलब कि बच्चों के खिलौने से लेके एरोप्लेन तक जो भी वहाँ पर चिप यूज़ की जाती है उसको सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। अभी दोस्तों भारत में इसकी असेंबली ही की जाती है, भारत में बनती नहीं है ये। भारत इसको इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा ताइवान से, फिर चाइना से और अमेरिका से। चौथा देश जिसकी मोनोपोली बनने वाली है वो बनने जा रहा है भारत। और कमाल की बात ये है, अगले साल दोस्तों 2027 के अंदर ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टाटा ने इसके लिए 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। 91,000 करोड़ दोस्तों सुनने में छोटा लगता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले साल का जो दिल्ली का बजट था वो तकरीबन 95,000 करोड़ था। इस साल अगर मैं टाटा की बात करूँ, टाटा ने 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि जितना पैसा पूरे दिल्ली को चलाने के लिए लगा उतना पैसा तो टाटा ने यहाँ पर लगा दिया। टाटा ने इसके लिए 7,76,000 गज की जगह एक्वायर करी और इन्होंने अनाउंस किया हम आने वाले 4-5 सालों के अंदर यहाँ 1.25 से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 2024 की फोटो है। जो ब्लू बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ब्लू बाउंड्री ये टोटल टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट है। जब इसकी शुरुआत हुई थी, भूमि पूजन हुआ था, ये तब की फोटो है। उसके बाद 2025 की फोटो आप ये देख पा रहे हैं, जब लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पर गए तो यहाँ क्रेनों का बाजार लगा हुआ था। इतनी क्रेन दोस्तों आपने एक साथ कभी जीवन में नहीं देखी होंगी, इतनी क्रेन यहाँ पर लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर क्रेन बनाने वाली कंपनी कोई आ गई है। ये आप जो लेक देख पा रही हैं आर्टिफिशियल लेक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये दोस्तों जून 2025 की फ़ोटो है जो ये आप इसका गेट देख पा रहे हैं, और ये है दिसंबर 2025 की फ़ोटो। ऑलरेडी इतना काम यहाँ पर हो चुका है। जब भी आप यहाँ पर विजिट करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे इससे ज़्यादा ही काम आपको होता हुआ नज़र आ जाएगा। एक होता है दोस्तों काम होना और एक होता है युद्ध स्तर पे काम होना। तो यहाँ पर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। ऑलरेडी हज़ारों लोग यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं जो यहाँ पर काम करने आते हैं और इस फैक्ट्री को बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वेदांता यहाँ पर आ चुका है जो कि सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब बनाने का काम कर रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन जैसी कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं जो टाटा की मदद करेंगे चिप को ईजी तरीके से बनाने में। इतना ही नहीं दोस्तों, नेक्स्ट जेन हाईटेक सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड जो कि गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, ये रॉ से भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट चिप बनाएंगे जो कि ईवी व्हीकल्स और डेटा सेंटर में जिनकी जरूरत पड़ेगी। पहले फेज में इन्होंने 8800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। अपना अडानी दोस्तों, अडानी ने आपको पता है भारत में डेटा सेंटर्स की वैसे ही बहुत सारी शॉर्टेज है, तो डेटा सेंटर के लिए अडानी ने भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था दोस्तों आज से 5-6 महीने पहले, वो है 3 लाख करोड़ का। ये क्या करेंगे, धोलेरा के अंदर डेटा सेंटर लगाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, एल&टी व्योमा ने भी 25,000 करोड़ का डेटा सेंटर लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। और कमाल की बात यह है 2028 तक ये आपको ऑपरेशन होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अब से तकरीबन 2-2.5 साल के अंदर अंदर। उसके बाद पूरे वर्ल्ड की जो टॉप कंपनी है टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग, जो डेटा सेंटर में जिसकी कमांड है, इन्होंने अनाउंस किया है हम पूरे एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अपने धुलेरा में लगाएंगे, वो भी $10 बिलियन की लागत के साथ। इतना ही नहीं दोस्तों, जेविल कंपनी यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए लगा चुकी है। एमआरओ हब्स की अगर मैं बात करूँ, पूरी दुनिया में जो दोस्तों टॉप 2 कंपनीज हैं जो प्लेन बनाती हैं, जिसमें एयरबस और बोइंग का नाम आता है, ये दोनों कंपनी अपने एमआरओ हब धुलेरा में लगा रही हैं। एमआरओ बोले तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस अब अपने धुलेरा में हुआ करेंगे। इसके साथ साथ में दोस्तों टाटा भी एविएशन के अंदर घुस गया है और उन्होंने एयरबस के साथ पार्टनरशिप करी है, और ये धुलेरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एविएशन एकेडमी और फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लगाने वाले हैं। यानी कि भारत में प्लेन बनेंगे भी, वहां पर बच्चे सीखेंगे भी और प्लेन उड़ाएंगे भी। कौन सा प्लेन बनाएंगे दोस्तों, तो उन्होंने भारत सरकार के साथ C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट का के साथ के लिए एमओयू साइन किया भारत सरकार के साथ, और पहला प्लान इनका वडोदरा में लगा, और सारे के सारे ऑपरेशंस आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आपको धुलेरा में होते हुए नजर आएंगे। ये प्लेन कुछ ऐसा नजर आता है दोस्तों, C295 डिफेंस एयरक्राफ्ट। कमाल की बात यह है दोस्तों, ये भारत का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है जो पहली फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है। हम ऑलरेडी 2-3 महीने पहले भारत सरकार को ये डिलीवर कर चुके हैं। ये दोस्तों भारत के लिए प्राउड मोमेंट वाली बात है। उसके बाद दोस्तों अडानी ने भी एविएशन के अंदर एंट्री ले ली है। उन्होंने एम्ब्रेयर जो कि जिम्बाब्वे की बहुत बड़ी कंपनी है, इनके साथ करार किया है। दोस्तों आपने देखा होगा भारत में छोटे छोटे एयरपोर्ट बहुत सारे बन रहे हैं, तो इन एयरपोर्ट पर छोटे प्लेन्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो इन प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, अडानी और एम्ब्रेयर। ये आने वाले 4-5 सालों के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट आपको धुलेरा में बनाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद फादर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज दोस्तों, हाल ही में रिलायंस ने अभी तक भारत में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली प्राइवेट कंपनी रिलायंस बन गई है। इन्होंने तकरीबन 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी किसके लिए, हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। दोस्तों आपको पिछले 5-7 महीने में ये तो समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल और डीजल का फ्यूचर कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को शिफ्ट तो होना पड़ेगा। अब कौन से दो हमारे पास फ्यूल हैं, पहला है ईवी और दूसरा है हाइड्रोजन।
दोस्तों हाइड्रोजन पर रिलायंस ऑलरेडी पिछले 10-12 सालों से काम कर रहा है, मुझे भी अभी हाल ही में पता चला, और ये आने वाले 4-5 सालों के अंदर ये प्लांट आपको ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आ जाएगा। उसके बाद शिंगशन होल्डिंग ग्रुप ने 21,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लगा दिए हैं, जो कि ईवी बैटरीज़ बनाएँगे। उसके बाद अगर मैं 5 स्टार होटल की बात करूँ तो टाटा वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, एजी होटल वहाँ पर 5 स्टार होटल बना रहा है, धुलेरा में जो एबीसीडी बिल्डिंग है उसके अंदर यही केटरिंग संभालते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो ये 5 स्टार होटल बना रहे हैं उसकी 2-3 मंजिल ऑलरेडी वहाँ पर बन चुकी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, चीरीपाल ग्रुप 3800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सोलर पैनल बनाने के लिए। रिन्यू पावर जो कि यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने 100 एकड़ पहले फेज़ के अंदर 100 एकड़ की लैंड एक्वायर करी, और पहले फेज़ के अंदर इन्होंने 2 प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तीसरा प्लांट आने वाले 5-7 महीने के अंदर आपको ऑपरेशनल होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये क्या बनाते हैं? सोलर पैनल बनाते हैं। कुछ ये आप फोटो देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को गैसेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो गैसेस के लिए लिंडे जो इंडस्ट्रियल गैस प्लांट है ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है। आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट वहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। जो भी रिन्यू के पास या ऑलरेडी जो कंपनीज वहाँ पर ऑपरेशनल हैं उनके पास जो गैसेस जाती हैं वो आयनॉक्स एयर से ही जाती हैं। पहले फेज़ में इन्होंने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आप नाम लीजिए, ऐसी कंपनीज़ आपको नज़र आने वाली हैं, जैसे कि वेदांता हो गया, फॉक्सकॉन हो गया, लैम हो गया, एप्लाइड हो गया, एबीबी, सीमेंस, एल&टी, एनटीपीसी, रिन्यू, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर, ओला, टाटा पावर, रिलायंस, ब्लू डार्ट, महिंद्रा, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अल्ट्राटेक सीमेंट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने आपने जिनके नाम कभी ना कभी सुने ही होंगे। दोस्तों ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ ये वो कंपनीज है जिन्होंने भारत सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। दोस्तों पूरी दुनिया में तकरीबन 8 सेक्टर होते हैं, और अगर उन 8 सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर किसी एरिया के अंदर आ जाता है तो उसका कायापलट कर देता है। जैसे कि नोएडा के अंदर आया था आईटी सेक्टर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा धुलेरा के अंदर आठों के आठों सेक्टर आज के समय पे एंट्री ले चुके हैं, और आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर आप यहाँ पर इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को ऑपरेशन होता हुआ देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी को लेके। दोस्तों किसी भी सिटी को 2 चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, पहला बिजली और दूसरा पानी। तो सरकार ने यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अनाउंस कर दिया, जो कि है 4400 मेगावाट का। दोस्तों 4400 मेगावाट इतना होता है जितना पूरे बिहार को बिजली दे दे। धुलेरा है मात्र इतना सा, इसके लिए 4400 मेगावाट पास हुआ है। जब 4400 मेगावाट पास हुआ तो दोस्तों फर्स्ट फेज़ के अंदर टाटा ने 1000 मेगावाट का टेंडर भी ले लिया, जिसमें से 300 मेगावाट ये ऑलरेडी डिलीवर भी कर चुके हैं। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं 300 मेगावाट ऑलरेडी टाटा वहाँ पर डिलीवर कर चुका है। जितना धुलेरा में अभी यूज़ हो रहा है 300 मेगावाट उतना हो रहा है, बाकी सेल किया जा रहा है अहमदाबाद। दोस्तों 300 मेगावाट भी इतना होता है जितना गाज़ियाबाद और नोएडा सिटीज़ के लिए सफिशिएंट रहे, इतनी बिजली वहाँ पर ऑलरेडी बन रही है। उसके बाद दोस्तों पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सबसे पहले सरकार ने वहाँ पर बनाई 6 लेक का प्रपोजल रखा, जिसमें से 1 लेक हम डिलीवर भी कर चुके हैं। ये आर्टिफिशियल लेक है, जो भी पूरी धुलेरा में बारिश होगी दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे आसपास जब बारिश आती है तो सड़कें गायब हो जाती हैं क्योंकि पानी वहाँ पे भर जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए क्या किया, जो भी बारिश आएगी वो सारा का सारा पानी टनल्स के माध्यम से इन रिवर में पहुँच जाएगा, आर्टिफिशियल लेक में पहुँच जाएगा, और इसको रिसाइकिल करके हम इरिगेशन पर्पस में, इंडस्ट्रियल के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ऐसी 6 लेक बननी है। उसके बाद वहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट भी ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है, लग भी चुका है। ये डिसैलिनेशन प्लांट क्या है दोस्तों, ये समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करेगा। ऑलरेडी भारत में बहुत जगह लगे हुए हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है, ये पूरे भारत का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट बनेगा। इसकी कैपेसिटी है तकरीबन 20 करोड़ लीटर पर डे पानी ये बनाएगा। उसके बाद दोस्तों एक कल्पसर डैम, अगर मैं बात करूँ, ये दोस्तों आप धुलेरा देख पा रहे हैं, ये धुलेरा गुजरात के इस हिस्से में आता है। दोस्तों इस हिस्से के अंदर पूरे गुजरात की 6 नदियाँ आके मिलती हैं। उन 6 नदियों का पानी क्या होता है, समुद्र में जाके खराब हो जाता है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, यहाँ पर लगा रही है, कल्पसर डैम बना रही है, जो कि भावनगर से लेकर भरूच तक जाएगा। पहले भावनगर से लेकर वडोदरा पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। अब ये तकरीबन 60 किलोमीटर के अंदर ही हम पहुँच जाया करेंगे, और ये पूरे भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का रिजर्व बनेगा, जो कि पूरे गुजरात की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी रहेगा। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी लग चुका है, जिसकी कैपेसिटी है 5 करोड़ लीटर पर डे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग चुका है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लग चुका है, टोरेंट का पावर स्टेशन लग चुका है। इतना ही नहीं, वहाँ पर सरकारी बिल्डिंग बन चुकी है, जिसको हम एबीसीडी बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कम बिजनेस सेंटर फॉर धुलेरा। इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों, ये सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान करती है, यानी कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को अगर कोई भी अपने काम चालू करना है तो इसी बिल्डिंग के अंदर आओ, एक ही बिल्डिंग से आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर पूरे धुलेरा में जो 10,000 से ज़्यादा सेंसर्स जो प्रपोज हैं, सबकी सबकी मॉनिटरिंग यहीं से होगी। कुछ बाहर से कुछ ऐसी नज़र आती है, अंदर से कुछ ऐसी नज़र आती है, रोड वहाँ पर कुछ ऐसी नज़र आती हैं। जीटीसी टावर वहाँ पर प्रपोज है, यानी कि गुजरात ट्रेड सेंटर। ये एक आइकॉनिक बिल्डिंग, जैसे कि दुबई में हम बुर्ज खलीफा को जानते हैं, हमारा छोटा सा बुर्ज खलीफा आप कह सकते हैं।
दोस्तों ये इतना बड़ा होगा कि इसके अंदर कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी होंगे, कंपनीज के मॉल्स भी होंगे, होटल्स भी होंगे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें से बीच में होगा, यानी कि हेलीपैड की सुविधा इसके अंदर होगी, बीच में से मेट्रो जा रही होगी, रोड जा रही होगी। फ्यूचर में आपको जल्दी ही बनता हुआ नजर आएगा। उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए हैं, फायर स्टेशन बनना शुरू हो गया, तकरीबन काम कंप्लीशन की तरफ है। स्कूल बनने शुरू हो गए हैं। स्कूल के लिए दोस्तों सरकार ने वहाँ पर निकाला है गुजरात SER, गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन। पहले फेज में 1000 एकड़ की जमीन सरकार एक्वायर कर चुकी है और CBSE और IB बोर्ड को वहाँ पर दे भी चुकी है। दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वर्ल्ड लेवल के लर्निंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, यानी कि बाहर के बच्चे भी भारत में पढ़ने आया करेंगे धुलेरा के अंदर। टूरिज्म को लेकर बात करें दोस्तों, तो अभी अगर मैं दिल्ली NCR के आसपास के लोगों की बात करूं तो हम जिम कॉर्बेट जैसे जाया करते हैं तो घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ पर इनका पास में अपना जिम कॉर्बेट है जिसका नाम है ब्लैक बक नेशनल पार्क, जिसको वेलावदार के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक बक इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। शेर, चीते, हाथी सब मिलेंगे वैसे आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं, जो कि धुलेरा से मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों पूरे एशिया का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सेंटर यहाँ पर लोथल के नाम से बनाया जा रहा है। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं लाइव फोटो है, वहाँ पर जाके ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको क्रेन व्रेन नजर आ रही होंगी। आने वाले 2-3 सालों के अंदर आप इसको ऑपरेशन होता हुआ देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं यूटिलिटी सेक्शन को लेके। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे आसपास में कभी भी बारिश आती है तो जो रोडें हैं वो भर जाती हैं। क्यों भर जाती हैं? क्योंकि वो प्लान्ड स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ पर सरकार ने क्या बोला है कि एक तो ये रोड खोदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी आने वाले 100 सालों तक। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इन्होंने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक यूटिलिटीज़ हैं वो अंडरग्राउंड डाल दी हैं। जैसे कि गैस की पाइपलाइन नीचे है, पावर सेक्टर की पाइपलाइन नीचे है, केबल्स की पाइपलाइन नीचे है। उसके बाद स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन अलग, पोर्टेबल वाटर की अलग, रिसाइकल्ड वाटर की अलग, वेस्ट वाटर की अलग, सीवर वेस्ट की अलग, इंडस्ट्रियल वेस्ट की अलग, सारी की सारी जो बेसिक यूटिलिटीज़ पाइपलाइन थी वो नीचे इन्होंने डाल रखी है। इसके बाद दोस्तों शुरुआत में आपको याद होगा मैंने इसका कंपैरिजन आपको बोला था कि इसको दुबई सिंगापुर के जैसा बनाया जा रहा है। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला था? तो दोस्तों मान के चलिए आप और मैं 2 भाई या 2 बहन, 2 भाई-बहन हैं। तो अगर आप और मेरे भाई हैं और मान के चलिए आप मेरे बड़े भाई हैं और आपके 12th में आ गए सपोज़ 90% मार्क्स, तो छोटे भाई के लिए एक बेंचमार्क, यानी कि मेरे लिए एक बेंचमार्क सेट हो गया कि मुझे अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के बराबर मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ जब इसकी मास्टर प्लानिंग हुई, तो जब इसको बड़ी सिटीज़ के जैसा बनाया जा रहा था तो उन्होंने रोड डिज़ाइन इन्होंने उठाया लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसी सिटीज़ से। पावर सेक्टर उठाया सिंगापुर, लंदन, कनाडा से। अर्बन प्लानिंग उठाई इन्होंने लंदन, शिकागो, मिल्टन से। सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट उठाया ब्रुसेल्स, टोरंटो, न्यूयॉर्क से। यानी कि उस लेवल पर जो फैसिलिटी, जो टेक्नोलॉजी जिस सिटी के अंदर अच्छी थी वो पूरी टेक्नोलॉजी उठा ली। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं उठाई, इन्होंने पूरी कंपनीज ही उठा ली। जैसे कि इन्होंने एकॉम, जिसने दुबई इस स्मार्ट सिटी के पीछे जो मास्टर प्लानर थे, जैकोब्स जिन्होंने दुबई का क्या कहते हैं दुबई के अंदर काम किया, इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर काम किया, नासा के अंदर काम किया, पाम जुमेरा के अंदर काम किया, हेल्क्रो जिसने लंदन ओलंपिक्स का जो मास्टर प्लानर थे। इतना ही नहीं, IBM हो गया, सिस्को हो गया, L&T हो गया, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज के समय में धुलेरा को बसा रही हैं। अब दोस्तों लास्ट में बात करते हैं केस स्टडी को लेके। दोस्तों टाटा नैनो को हर एक इंसान जानता होगा, आपको पता होगा पहले ये प्लांट वेस्ट बंगाल में लगना था, लेकिन पॉलिटिकल इशू आया जिसकी वजह से उसको वहाँ पर हटना पड़ा है। तो मोदी जी ने इनको जगह दी गुजरात सनद विलेज के अंदर, जहाँ 1100 एकड़ की लैंड इनको एक्वायर करा के दी गई, जहाँ 3000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ टाटा नैनो बनाने के लिए आए। अब दोस्तों टाटा नैनो असेंबल की जाती थी। इसके अंदर तकरीबन 2500 पुर्जे लगते हैं, जैसे कि टायर बनाने वाली कंपनी अलग, नट बनाने वाली अलग, बोल्ट बनाने वाली अलग, सेंसर बनाने वाली अलग, पेंट वाली कन बनाने वाली अलग। ये सारी की सारी कंपनीज वहाँ पे आनी शुरू हुई। और ये आप जो देख पा रहे हैं पेपर कटिंग है आज से 5 साल पुरानी, कि 10 साल पहले जहाँ से नैनो प्लांट गया वहाँ आज खेती भी मुश्किल है, और जहाँ पहुँचा वहाँ तकरीबन 450 इंडस्ट्रीज लग गई। यानी कि एक पेरेंट कंपनी के आने की वजह से 450 बेबी कंपनीज आ गई। अब मैं धुलेरा की बात करूँ, धुलेरा में तकरीबन 500 से ज़्यादा पेरेंट कंपनीज आ रही हैं। सोचो बेबी कंपनीज कितनी आएंगी। अब दोस्तों अगर मैं 2010 में बात करूं, जो धुलेरा के सनद विलेज के अंदर जो 100 गज का प्लॉट का जो सरकारी भाव हुआ करता था वो मात्र 70 से 80 हज़ार हुआ करता था, लेकिन 2020 आते आते वो सरकारी भाव पहुंच गया 16 से 18 लाख। अब आपको पता है मार्केट रेट सरकारी रेट से तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा ही होता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 10 सालों में कितना गुना हुआ? 20 गुना। अब आप धुलेरा में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पोटेंशियल है धुलेरा का। उसके बाद दोस्तों सवाल उठता है कि हम कौन हैं? तो दोस्तों हम हैं मिरिक इंफ्राटेक। मिरिक के बारे में हो सकता है आपने पहले कभी सुना हो, नहीं सुना हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजी है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। दोस्तों मिरिक एक ऐसा डेवलपर है जो कि 2012 से धुलेरा के अंदर काम कर रहा है, यानी कि हम तब से काम कर रहे हैं जब धुलेरा में धूल ही उड़ा करती थी। दोस्तों लास्ट ईयर हमें प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड मिला, यानी कि लीडिंग लैंड डेवलपर अवार्ड। हमने पिछले साल धुलेरा और धुलेरा के आसपास में सबसे ज़्यादा ज़मीन वहाँ पर बेची है।
तकरीबन दोस्तों आज के समय पे हमारे 30 से ज़्यादा रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं और तकरीबन 25 लाख गज ज़मीन हम बेच चुके हैं। दोस्तों हम जो भी प्लॉट देते हैं वो गेटेड एंट्री सोसाइटी के अंदर ही देते हैं, जिससे भू माफिया खत्म हो गए। रोड बना के देते हैं हम आपको, बाउंड्री वॉल करके देते हैं, क्लब हाउस, ट्री प्लांटेशन और वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई हम बेसिक करके देते हैं। अभी तक दोस्तों मैं बात करूं तकरीबन 12,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रीज हम अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर चुके हैं और पूरे विश्व के अंदर तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां हमारे क्लाइंट्स आते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं 7,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हमारे प्लॉट होल्डर्स हैं, और अगर 12,000 रजिस्ट्री की मैं बात करूं तकरीबन 3 से 4,000 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे रिपीटेड कस्टमर हैं। यानी कि 30 to 40% का रेशो हमारा रिपीटेड कस्टमर का है। और दोस्तों रिपीटेड कस्टमर तब बनता है जब वो पहली प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो। दोस्तों हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो मयूर के नाम से आती हैं। मयूर हमारा पेटेंट नेम है। मयूर का मतलब होता है पिकॉक, जैसे कि मयूर सिग्नेचर, मयूर स्वास्तिक, मयूर कल्प, मयूर इवाना। उसके बाद दोस्तों हम जो भी माल देते हैं क्लाइंट को वो हम NA, NOC, टाइटल क्लियर और नक्शा पास करा के देते हैं। यानी कि बुलडोजर चलने की प्रॉब्लम ज़ीरो बटा सन्नाटा। उसके बाद दोस्तों हम बात करना चाहेंगे, हम अगर मैं आपको मैप समझाना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले मैप ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। मैप में आप दो हिस्से देख पा रहे होंगे। एक देख पा रहे हैं कलरफुल पार्ट जो रेड बाउंड्री के अंदर है, एक है फ्री होल्ड पार्ट जिसको हम ग्रे कलर से जानते हैं, और बाकी है सराउंडिंग एरिया। दोस्तों हम कहाँ ज़मीन बेचते हैं? हम SIR के अंदर भी ज़मीन बेचते हैं, हम फ्री होल्ड के अंदर भी ज़मीन बेचते हैं, और हम धुलेरा के आसपास में भी ज़मीन बेचते हैं। अब सवाल उठता है कौन सी ज़मीन हम कहाँ बेचते हैं? दोस्तों इंडस्ट्रियल ज़मीन हम बेचते हैं SIR जोन के अंदर, और रेसिडेंशियल ज़मीन हम बेचते हैं फ्री होल्ड या धुलेरा के आसपास में। अब इसका कारण समझ लेते हैं। दोस्तों जो भी आप पर्पल एरिया इस कलर के अंदर देख पा रहे होंगे, इसका मतलब है यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आनी है, IT सेक्टर आना है। जो आप पिंक कलर देख पा रहे होंगे यहाँ पर IT सेक्टर आना है। जो आप स्काई ब्लू कलर देख पा रहे होंगे यहाँ सोलर पार्क आना है। जो मैंने आपको बताया था ना 300 मेगावाट का पार्क है, वो यही है। महादेवपुरा विलेज के आसपास में, भंगार गाँव के आसपास पड़ता है। ये जो आप ग्रीन पैच देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या तो आप खेती कर पाएंगे या रिजॉर्ट बना पाएंगे, यहाँ पर आएंगे स्टेडियम्स। उसके बाद दोस्तों जो आप डार्क येलो कलर देख पा रहे होंगे, यहाँ आएंगी दोस्तों हाई राइज बिल्डिंग्स, यानी कि 50 माला 100 माले की बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में हमने बात करी थी। जो लाइट येलो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आएगा फ्यूचर में रेसिडेंशियल जोन। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा SIR जोन के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट आप ले पाएंगे वो मिनिमम ले पाएंगे 1650 गज का, और दूसरा रेसिडेंशियल आप ले पाएंगे मिनिमम 350 गज का। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ धुलेरा SIR के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लॉट ही ओनली फॉर सेल हैं, या किसी का बजट अगर 4 CR 5 CR का है तो आप SIR जोन के अंदर बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप बल्क लैंड ही खरीद सकते हैं। छोटे प्लॉट्स यहाँ पर अभी फिलहाल नॉट फॉर सेल हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मल्टीपर्पस लैंड बोलकर बेच रहे हैं धुलेरा के अंदर। मल्टीपर्पस लैंड बोले तो ये जो ग्रीन पैच आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली लैंड या इस वाली लैंड के बारे में बात कर रहे हैं जो स्काई ब्लू लैंड है। दोस्तों किसी की बातों में ना आकर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको ज़मीन खरीदनी है, अगर आपका बजट है 4 CR 5 CR का, तो आप SIR जोन के अंदर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये तो पर्पल कलर के अंदर खरीदिए, येलो कलर के अंदर खरीदिए, और किसी जोन में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि सोलर पैनल आप लगाएंगे नहीं और ग्रीन पैच के अंदर आप खेती करने के लिए तो धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ खेती और रिजॉर्ट्स ही बनने वाले हैं, इसलिए इसको मल्टीपर्पस लैंड बोला जा रहा है। लोगों को क्या लगता है मल्टीपर्पस का मतलब क्या है? रह भी सकते हैं, इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, जो कि कतई ऐसा नहीं है। हम दोस्तों रेसिडेंशियल जोन कहाँ बेचते हैं? आप अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं दोस्तों, ये है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा की ये जगह है, यहाँ भी टाटा की जगह है। ये रिन्यू पावर है, यहाँ एनॉक्स एयर है, और ये हमारी जगह है मयूर इंडस्ट्रियल एस्टेट। हम भी SIR जोन के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचते हैं। किसी को भी खरीदना है तो 1650 गज से शुरू हो जाता है। तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये का यहाँ पर रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं रेसिडेंशियल। हम कहाँ बेचते हैं दोस्तों? रेसिडेंशियल बेचते हैं सर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि फ्री होल्ड एरिया के अंदर है, इससे 5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी आप येलो पार्ट देख पा रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर हम रेसिडेंशियल प्लॉट बेच रहे हैं। ये वो इन्वेंट्रीज़ हैं यहाँ पर, या तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ज़्यादातर एरिया के अंदर ख़त्म ही हो चुकी हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट हैं जो हमारे आते जाते रहते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। दोस्तों समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि ये जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहे हैं, जो भी नज़र आ रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्टिविटी। ऐसा नहीं है, मान के चलिए गांव एरिया है, गांव एरिया के हम यहाँ पर प्लॉट नहीं दे रहे हैं आपको, अंदर भी तो प्लॉट दे सकते थे, लेकिन हम कहाँ दे रहे हैं? मेन रोड पर। मेन रोड बोले तो मिनिमम 60 फुटा रोड, रिजर्व रोड पर या स्टेट हाईवे पर। आपको हमारी प्रॉपर्टी कोई भी ऐसी जगह नज़र नहीं आएगी जहाँ कनेक्टिविटी ना हो। बहुत सारे डेवलपर सेल कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो जगह बेकार है, वो जगह भी अच्छी है, लेकिन दोस्तों एप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा वहाँ आता है जहाँ मेन रोड होती है।
और मिरिक की सबसे ज़्यादा यूएसपी ये है कि मेन रोड पर ही प्रॉपर्टी देता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको थोड़ा सा मिरिक के बारे में बताया। रेट क्या है दोस्तों, अगर मैं मिरिक का रेट बताऊं आज के समय में या धुलेरा का रेट बताऊं, तो पूरे धुलेरा का आज के समय का जो रेट है वो तकरीबन 8,000 रुपये से लेके 20,000 के आसपास का रेट चल रहा है पूरे धुलेरा के अंदर, या धुलेरा के आसपास के एरिया के अंदर भी यही रेट चल रहा है। अच्छा, हम बेचते हैं अहमदाबाद के एरिया की तरफ, बहुत सारे लोग भावनगर की तरफ भी बेच रहे हैं, यहाँ भी डेवलपमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि जो मेजर एरिया डेवलप हो रहा है वो ये एरिया डेवलप हो रहा है अभी, ऊपर वाला पोर्शन, अहमदाबाद की तरफ वाला पोर्शन। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो रेट हैं दोस्तों, जो मिरिक के जो रेट हैं वो तकरीबन 10,000 के आसपास से शुरू होते हैं और 15,000 के बीच में ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादातर जो हमारे रेट हैं वो 10,000, 10,500, 11,000, 11,500 ही हैं। इससे ऊपर एक ही हमारा प्रोजेक्ट है जो 15,000 का, जो कि मेन रोड पे बिल्कुल स्टेट हाईवे पे हमारा प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी बुकिंग आप डाल सकते हैं और आप विज़िट करके आइए धुलेरा। 1 लाख से या 2 लाख जो भी आपका मन करता है आप बुकिंग डालिए। उसके साथ-साथ में डेवलपर हमें कुछ और फैसिलिटीज़ भी देता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भई मेरे लिए सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हो? तो दोस्तों डेवलपर हमारा आज के समय में सिर्फ़ और सिर्फ प्लॉट नहीं बेचता है, ये आपका घर बनाने की भी फैसिलिटी आपको देता है। हम रेंटल की सुविधा भी आपको देते हैं। हम उसके साथ-साथ में आपको प्री-सेल के अंदर भी हम आने वाले सालों के अंदर आपको नज़र आएँगे। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो है हमारा कैशबैक ऑफ़र। दोस्तों मान के चलिए आपने मिरिक के ज़रिए 15 लाख का कोई भी प्लॉट खरीदा, तो डेवलपर ये बोलता है कि अगर आप हमारे इस प्लॉट की पेमेंट को 3 महीने के अंदर कर देते हैं, तो हम आपको 36% का कैशबैक देंगे। वो कैसे देंगे? तो दोस्तों आप जिन्होंने ने आपको ये वीडियो भेजी है, आप उनके ज़रिए कर सकते हैं, नहीं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको बताएँगे कि ये जो आपको 10,000 का रेट है, ये किस तरीके से 6,500 के रेट आपको पड़ने वाला है। लास्ट में दोस्तों इतना ही बोलना चाहूँगा कि धुलेरा को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ पर एक विज़िट प्लान कीजिए, आप घूम के आइए, पहले देखिए क्या है धुलेरा बेसिकली। विद दिस वर्ड थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आपको, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाए, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किससे रिलेटेड और वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू सो मच।